मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। हम बहुत गरीब थे। हमारे मोहल्ले के एक अमीर आदमी ने मेरे माँ बाप को लाख रुपए दिए और शादी करके मुझे अपने घर ले गया। मेरी 7 देवर थे। मैं अपने ससुराल में अकेली औरत थी। इस घर में रिवाज था कि मैं हर रात अपने अलग अलग देवर के साथ गुजारूं। हर रात मेरे लिए तकलीफ भरी होती थी। एक दिन मैं घर से भाग गई। रास्ते में एक रिक्शा वाला मिला और मुझे अपने घर लेकर आया। रात हुई तो अचानक वही 7 देवर। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक पति पत्नी मेरे पास आए और बोले बस स्टेशन तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें बस स्टेशन पर ले गया। पति पत्नी को उतार कर मैं मुड़ने वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 26 साल के करीब होगी। इसने लाल रंग की कुर्ती और लहंगा पहन रखा था और उसकी चाल में मुस्कुराहट, लड़खड़ाहट थी। मैंने देखा तो वह मेरे करीब आकर रुक गई। बिना कुछ कहे रिक्शा में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर में इसे शीशे में देखता रहा। थोड़ी ही देर में मैं स्टेशन की भीड़ से दूर आ गया। मैंने रिक्शा रोके बिना ही इससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मेरे पूछने के बाद भी उसने कोई जवाब ना दिया और हाथों में पकड़ा शॉपर सीने से लगा कर बैठ गई। ये इसका सिर्फ सामान ही था जो मैंने इसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चल, मुझे जगह शायद शहर में नहीं आई है, इसलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। और मैं रिक्शा लगातार चला रहा था, यहाँ तक कि मैंने रोड भी खत्म हो गया। मैंने इसे दोबारा पूछा कि आपने बताया नहीं आपको कहाँ पर उतरना है। उसने आहिस्ता से बोला जी साहब, किसी भी अच्छे इलाके में उतार दो। और मैंने कहा यही अच्छा इलाका है, आप बताइए जाना कहाँ है, जगह का नाम क्या है, क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो घबरा कर बोली मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। इसके जवाब पर मैं बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता तो सफ़र क्यों कर रही हो? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वे रोने लग गई। इसने रोने से मेरा दिल उदास सा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़ोर से होने लगी। वे किसी फूल की तरह थी और आंखों में मासूमियत थी। मैंने कहा देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह रहेंगी बगैर किराए के मैं आपको कहाँ पहुँचाऊँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वे तकरीबन रोते हुए बोली मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में नौकरानी बना कर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी ना करूंगी। इसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और कोई रानी है। आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, तो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और इसी के सहारे रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ते देने पर तैयार न था। वजह एक तो मैं लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो कुछ दिन ऐसे ही रह लो, अपने आप को बेफिक्र कर लो, फिर शादी के लिए दिल से राज़ी हो तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली आप बहुत ही अच्छे हैं, अब मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इसकी मासूमियत पर बेहद हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये चंद मिनट में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुश रंग बना देगी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, इससे सारी चीज़ों के बारे में बता दिया और कहा कि मैं अभी इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया। जैसे मैंने उससे कहा कि वह लड़की बहुत मासूम है, सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, लड़की को लेकर कचहरी आ जाओ। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं पूछा था। वकील से बात करने के बाद मैंने इसे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। इसका नाम भी इसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा को रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 5 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जैसे मैंने शादी तक रुकने के लिए कहा। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ ज़रूरी इंतज़ाम किए, चाय पानी
खाने का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी बुलाया, साथ ही शादी वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया और ऑफिस में 3 या 4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से जी चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वे ओढ़ कर बैठे, मगर इसने कुर्ती और लहंगा पहन रखा था, लेकिन दुपट्टा इसके पास नहीं था। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया और इसकी लंबी चोटी कमर पर लहरा रही थी। मेरे दोस्त ने इसे एक और सवाल किया कि वह कुमारी ही, तो इस सवाल पर वे चुप सी हो गई। तो उसने शर्म और हया से मुंह नीचे कर लिया, तो मेरे दोस्त ने उससे कोई दूसरा सवाल न पूछा। बाकी के इंतज़ाम के बाद हमारी शादी हो गई। हम पति पत्नी के बंधन में बन गए। इस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरे अहमियत सबकी नज़रों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि कोई भी मुझे लड़की नहीं देगा, जब वे मेरे साथ नीलम को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शा से छुट्टी करूंगा और इसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में ऊपर वाले ने मुझसे ज़्यादा खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्ल और सूरत के देखने में लाखों में एक थी। शादी के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे नीलम से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने इसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और इसे रिक्शा में बैठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने इसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो ताज़ा हो गई, मगर मैं भी थका हुआ था। शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने इसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लेकर आता हूँ। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने नीलम के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिए। चीज़ लेकर घर आया तो वे मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मैंने इसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, जब तक मैं खाना वगैरह देखता हूँ। उसने हाँ में सर हिलाया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसके चेहरे जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दें। मैंने उसे नज़र भर के देखा तो वे शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो वह भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। वह अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। उस दिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रात और हमारे दिन खुशियों में डूबे हुए थे। मैंने नीलम का नाम ऐमन रख दिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान का पूछता तो वे टाल देती या वे कुछ ऐसा कह देती कि मैं दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना करता। मैं इसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैं अतीत के बारे में ज़्यादा सोचने वाला इंसान नहीं हूँ, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान दिया। एक दिन मैं नीलम को घुमाने फिराने पार्क में ले गया। इसने बताया था कि इसका ताल्लुक़ किसी और मज़हब से है, जहाँ अजीबोगरीब रस्म रिवाज हैं। वे बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर गई थी, तो उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, बल्कि मैं उसका दिल बहलाने पार्क में लेकर आ गया। वे वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। इसने ये चीज़ पहली बार देखी थी। मैंने इसे अलग अलग झूले दिखाए, मगर वे झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठ गए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा इसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा नीलम में थी। फिर मैं लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब इसका घूरना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और इसकी हरकतें भी पहले से ज़्यादा अजीब हो गई थी। वे फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन कान से लगाया और बोला, आप कहाँ हैं? तेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। यह कहकर इसने इस नज़दीकी स्टेशन पर मिलने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब इसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। नीलम उन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। ना जाने उन लोगों की क्या नियत ठीक है। हमने जल्दी से खाना खाया। मैं इसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते तो शाम का वक्त हो रहा था। नीलम को घर में ही छोड़कर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसे सख्ती से मना किया कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना
और अगर मेरा भी कहे तो इससे कह देना कि मैं बाहर गया हूँ, तकरीबन आधे घंटे में आऊँगा। जब मैं घर वापस आऊँगा तो नीलम घबराई हुई थी, बल्कि इसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया वह गया हुआ है, तो उसने दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दिया और कहा शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले चुप रहा और कहा मेरे दोस्त कोई शर्म वगैरह नहीं करते, यकीनन उनमें से कोई होगा। मैंने पास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उनके मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखे गए। मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाला बाहर किया। ये सुनकर मैं परेशान सा हो गया, आखिर वे लोग कौन थे और उन्हें क्या चाहिए था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं घर पर ही था, क्योंकि रविवार वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। इस दिन भी मैं छोले पूरी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और लगातार दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो, तो बिखर गए और बोले तूने हमारी लड़की इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा तुम्हारी कौन सी लड़की मेरे घर में है? इस घर में जो है वह सिर्फ मेरी बीवी है और इसका नाम नीलम है। अरे हम सब जानते हैं वह हमारी बीवी है, तुमने इसे ज़बरन यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और इसे हमारे हवाले कर दो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था, सर पर चोटियाँ बंधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पेंडल डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने छोले पूरी साइड पर रखे और बाजू चढ़ा कर बोला हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को, ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चूचू की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और बोला तुम्हारी हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम शाखा है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हाल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने घेर लिया और पूछा तुम लोग इन शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? मोहल्ले वालों ने भी मेरी पक्ष ली। इस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने उसके कबीले की औरत को अपने घर में ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है, हालांकि वे उनके खानदान में शादी होकर आई हुई है। पुलिस वालों ने ये सुना तो उनकी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। नीलम सबसे बहुत डर कर रह गई थी और डर से थर थर काँप रही थी। इसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस वक्त इसकी बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपनी शादी के पेपर्स भी दिखा दिए। पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने में ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। ज़रूर ये नीलम को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वह जब भी घूर घूर के नीलम को देख रहे थे। इसने फ़ोन पर भी शाखा नाम के बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा नीलम रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी इसकी मोहब्बत ही थी। मैंने इसके चरित्र पर शक नहीं किया। मैंने नीलम को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा नीलम, तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने अतीत के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे उन लोगों से बचा पाऊँगा? कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दें। मैं अकेला आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे कहने पर नीलम ने बताया कि इसका ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम शाखा बताया और जो उनके दरवाजे पर बराबर उन्हें जाकर धमकाता था, ये उसका पति था। और इसके साथ जो छोटे कद का आदमी था, ये इसका देवर था। और पूछने पर नीलम ने बताया कि ये लोग 8 भाई थे, उनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फौज की टोली बना रखी थी। ये जिस शख्स से जो बात मनवाना चाहते थे अपनी ताकत की वजह से मनवा लेते थे। इस इलाके में सारे शरीफ लोग रहते थे, रस्म व रिवाज के पाबंद थे, मगर घर में बुराई का ऐसा काम था जिसे बयान करते हुए भी मुझे शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था
और इसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। बाज़े वक्त लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर लग जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था, मेरी रूह कांपती है। आज से 9 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी पर तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर शाका के घर आ गई। शाका के डर से सारा इलाका डरता था। इसके साथ भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वह अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई सभी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके की रिवायत को जानती थी और मुझ पर यह फर्ज था कि मैं अपने देवर और पति की भी सेवा करूं, बल्कि उसके मज़े का भी जरिया बनूं। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थी। इस दिन तकलीफ़ों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी, कोई हिलकर पानी भी न पीता और सबकी सेवा मैं ही करती थी। सारा दिन काम की थकान और फिर शर्मनाक रातें मेरे लिए किसी तकलीफ से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिस माँ बाप ने इसे बांध दिया है। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। कबीले वालों के सामने बड़े अच्छे बनते थे, मगर अब उनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके इसे इशारों में ये बातें बताने की कोशिश की तो वे बोली, मेरे 4 देवर और 3 जीजे थे। मैंने तो कभी एतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा पति है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है, अपना पति क्यों नहीं मानती हो? जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वे तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने की वजह से सब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म रिवाज हैं और उन्हें पर हमें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वे दुनिया इससे भी बुरी है। मैं इस बुरी औरत की बातें सुनी तो मुझे हैरत का झटका लगा। ये जुर्म और ये बुराई घर में खामोशी से हो रही थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई शादी हो गई। मुझे उन बातों का अंदाज़ा नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक इज्जतदार लड़की की रह गई थी जिसे कभी भी इस गंदगी को स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर जाकर बस स्टेशन था जिसमें बस एक खड़ी थी। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस डर ने दिल में जगह बना ली थी। बस का सफ़र अच्छा खासा लंबा था। मैं भी बेफिक्री से बैठ गई कि कम से कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। इसी बस्ती में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्खा ओढ़ रखा था। मैं उन्हें गौर से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स बुर्खे वाली औरत को देख रहा था। बुर्खा ओढ़ने वाली लड़की के आदमी की नज़र जब इस आदमी पर पड़ी तो वह गुस्से से पागल हो गया। इसने उसे सुना दी। बस सारी भीड़ इस पर चढ़ गई तो कंडक्टर ने भी इसकी अच्छे से खींची और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में औरतों को शेयर करना फ़ख्र समझा जाता था। कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले तो उसे पैसों के लिए दूसरे मर्द के हवाले भी कर दिया जाता था। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये इंसान बहुत अच्छे और शरीफ हैं, जो अपने औरतों की इबादत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी तो मैंने कहा था किसी अच्छे इलाके में मुझे उतार दें, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, मैं शाखा से जो कल लड़ाई की, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बना कर रखूँगी। ऊपर वाले के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। यह कहकर इसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया। मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे खुद से अलग मत करना। यहाँ अगर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, जो सुकून शायद मुझे करने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए और वाकई इस इंसान की सोच बहुत बड़ी थी और उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं इसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा। वे मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और हमेशा रहेगी। ये सुनकर वे खुशी से निहाल हो गई। इसके बाद मैं इसे अतीत भुलवाने की कोशिश की
और वह अपने अतीत को भूल चुकी थी। इसके आने से मेरा नसीब ऐसा खुला कि मैं 1 से 4 रिक्शा ले लिया। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी होती है। रोज़ रोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं इसे दूर कर देता, इसके साथ अच्छा सलूक ना करता, तो यकीनन वे पत्थर दिल हो जाती और अच्छे इंसानों से इसकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती और दूर चली जाती। आज वे मेरे साथ बहुत खुश और बेफिक्र है और हमारे 4 बच्चे हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।